सर आपका माइक ऑन नहीं है क्या? यस, हाँ माइक ऑन नहीं था। हेलो, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, वो बता दीजिए। हाँ लास्ट में जो क्वेश्चन दिए थे वो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सारे, ठीक है? करते हैं डिस्कस। चलिए, तो लास्ट में हम लोगों ने ये सब किया था, ये किया था, ये किया था, इनफाइनाइट वाला ये किया था, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। तो बताइए, इसमें से पहला क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर, R/3। R/3 आ गया सबका? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते पहला हैं वाला एक बार बता दीजिए। ओके, बता देता हूँ मैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कैपेसिटर में काफ़ी आएंगे जबकि ऐसा सर्किट होगा, ठीक है? तो वहाँ पे भी देखेंगे कैसे करना है। वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे तो सिंपल है ये। देखो इसमें क्या करते हैं इस केस में। मैंने शायद यहाँ बना भी रखा था, किया भी था क्या? नहीं, यहाँ नहीं किया था, तो कुछ आपने पूछा था। देखो ऐसा था सर्किट, ठीक है? अब ये वाला जो है लूप आपका यहाँ लगा हुआ है और ये वाला यहाँ लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस, ठीक है? तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मतलब कि और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है इससे भी। तो इस केस में देखते हैं इस केस में क्या करना है हमें। तो इस केस में व्हाट वी विल डू, देखो यहाँ पे ना, देखो कि ये सर्किट मान लो ये पॉइंट आपका ए है, अगर यहाँ पे ये ए है तो ये भी ए मान सकते हैं, इसको मान लो सी मान लो, इसको डी मान लो। अब देखो ये ए है, तो ए से वायर मेरी यहाँ से है और ये बी है। तो एक बार मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। ए से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ए के सामने सी है, तो सी को यहाँ बना सकता हूँ मैं, नॉट सी, दिस इज पॉइंट सी, रेजिस्टेंस आर है इसका। तो ये सी पॉइंट पे आ गया मैं। अब सी से मैं घूम के एक वायर यहाँ से जा रही है, तो मैं अगर ये वायर बनाऊँ सीधा तो ये वायर वी पे जाके मिल रही है। तो मैंने ये वाली वायर बना ली और ये वाला रेजिस्टेंस ले लिया। अब मैं दूसरी बार ए से स्टार्ट करता हूँ, अब मैं जाता हूँ इस वाली वायर के थ्रू, तो मैं ए से एक वायर आएगी वो डी पे जाके मिलेगी और फिर एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर बी आएगा। तो ए से एक वायर आएगी वो डी पे जाएगी, डी तक वायर है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आया और वो रेजिस्टेंस जाके बी पे मिल रहा है सीधा। नो, मैंने उसका जो वायर है वो बी पे मिल रहा है, तो इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं। तो मैंने ये वाली वायर कवर कर ली और ये वाला रेजिस्टेंस भी कवर कर लिया। अब मेरा एक रेजिस्टेंस बचा जो सी और डी के बीच में है, तो वो रेजिस्टेंस जो सी और डी के बीच में है मैं उसको ऐसे बना सकता हूँ, या फिर मैं इस वाले पोर्शन को हटा के यहां भी ला सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेटेलिक वायर वगैरह आती है तो मैं उसको जो है ऐसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैं इस पोर्शन को यहाँ ला सकता हूँ और इस वाले को यहाँ ले जा सकता हूँ ताकि आपको सर्किट थोड़ा इजी दिखे। तो मैं सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये बीच वाला आर आ गया और ये वाला आर आ गया। तो ये मेरा ए है और ये बी है, तो ये सर्किट कुल मिला के घूम फिर के ऐसा बन गया, ठीक है? तो इससे मुझे पता चल रहा है कि तीनों जो रेजिस्टेंस है उनको मैं पैरेलल में ले सकता हूँ। तो मैं इस टाइप के सर्किट में ऐसा कर सकता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया अभी? ओके सर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वायर का ना कई बार आपका कनेक्शन आपको शिफ्ट करके आपको समझ में आएगा सर्किट में कि एक्चुअली ये सीरीज है या पैरेलल है। तो ऐसा अभी और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें ऐसा वायर हम शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो। तो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना, जैसे इस वायर को मैं यहाँ नहीं ले जा सकता, अगर मैं इस वाले कनेक्शन को उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आर को क्रॉस कर दिया। लेकिन मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ यहाँ कहीं भी ले जा सकता हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ऐसे ये वाला कनेक्शन है तो इसको भी यहाँ ला सकता हूँ, ठीक है? सर यस। सर इस सर्किट में ए और डी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा? हाँ, ए और डी पे पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज एक वायर से कनेक्टेड है, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम होगा। ऐसे ही बी का बी और सी सी का सेम, ठीक है? ओके सर, ठीक। अगर आप किताब पढ़ेंगे, डीसी पांडे वगैरह पढ़ रहे होंगे कोई या बाकी लोग कोई पढ़ रहा होगा तो उसमें पोटेंशियल मेथड वगैरह करके दिया हुआ है। और अगर कोई एससी वर्मा पढ़ रहा होगा तो वहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन से दिया हुआ है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं इसके करने के सॉल्व, लेकिन ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, तो सिंपल केस है, जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो सबसे छोटा होगा इसमें जो ऊपर तार लगी है उससे निकाल दो पूरा और रजिस्टर को घुमा के इसके ऊपर फेंक दो।
सबसे इजी क्या है, क्या करें हम लोग? सर ऊपर जो तार है वो एक्स्ट्रा लगा रखे हैं ना इसमें, तो उस तार को निकाल देंगे और जो हाँ। जहाँ से जो नोड बन रहा है उसको टर्न कर देंगे 180 डिग्री, तो आर के ऊपर आर आ जाएगा, वहां से यहाँ पे आर 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 तीनों पैरेलल में। नोड को मर्ज कर दोगे, आप ये बोल रहे हो इस नोड को मर्ज कर दो, इन दोनों नोड को मर्ज कर दो, या सर जो ऊपर वायर है उसका कोई काम ही नहीं है। बोल सकते हो, हाँ तो भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं ना, इट इज जस्ट अ व्यूइंग ऑफ द सर्किट कि आप सर्किट को किस तरीके से देखते हो, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। अभी कैपेसिटर में और क्वेश्चन आएंगे तो और डिटेल में देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर। यस सर, तो क्लास में हो गया था। सर ये बता दो एक मेरा बार। 4/3 आ रहा था। हो गया था। सर ये बता दो। ओके बताओ भाई, जिन्होंने किया है कैसे किया है? जैसे तो पोटेंशियल लेके क्या था, मतलब पोटेंशियल वी एज्यूम कर लिया। तो जब मैंने माना कि जो करंट है वो एक ही तरफ से आ रहा है, हाँ तो जो इधर एक रजिस्टर है और दूसरी साइड एक रजिस्टर है, तो उन हाँ। दोनों पॉइंट्स पे वीवी पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। यस सर। ओके अब सर जो पॉइंट्स यहाँ पे V1 V2 लिख दिया, मतलब V और B लिख दिया, सेम ही है वो तो। ओके और फिर जब वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रैवल करेगा तो वो उसे मान लेंगे V डैश, और ऊपर से भी करेगा तो उसको मान लेंगे V डैश। अब पोटेंशियल मेथड से कर रहे हो? अब बस उसके बाद बस हम इसे ना ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। ओके वर्टेक्स पॉइंट आ रहा है ना, हाँ इससे कोई हाँ, काम नहीं है, तो उसे ब्रेक कर देंगे क्योंकि यहाँ से करंट एक पास नहीं मिनट करेगा। पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। जो फिर आप बताओ, ए बी, मान लो ये सी है, ये डी है, ये ई है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? पॉइंट बी पे पोटेंशियल V होगा हम्म और पॉइंट सी पे पोटेंशियल V होगा। इन दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम होगा? यस सर, स्टार्टिंग जब ए से करंट आ रहा है तो। ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम? सर अभी आगे आगे बताना है, अभी करंट बस ट्रांसफर किया हमने, और फिर जब हम्म करंट डी से सी की तरफ फ्लो करेगा, हम्म फ्लो कर नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। नहीं वो कैसे पता है आपको पोटेंशियल यहाँ पे सेम है? डी और सी का पोटेंशियल आपको कैसे पता सेम होगा? आप कैसे बोल सकते हो पोटेंशियल सेम है दोनों जगह? सो पैरेलल में कनेक्टेड है ना ये ए से। ए से पैरेलल कनेक्टेड हैं? पैरेलल नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस भी तो है इनके। पैरेलल तो तब होता अगर ये ऐसे कुछ होता, दोनों वायर से कनेक्टेड होते ऐसे, लेकिन बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक और, तो इनको पैरेलल में नहीं बोल सकते ना इन दोनों को। ऐसा है ना केस तो। सर ये सिमेट्री से बहुत आसानी से हो जाएगा। सिमेट्री से होगा। आ रहा हूँ मैं सिमेट्री पे आ रहा हूँ, बाकी लोगों क्लियर करने दो पहले, ठीक है। और सर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा दोनों में? नहीं, अगर करंट सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। अगर ये आई और ये आई सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तब यहाँ का पोटेंशियल सेम हो सकता है डी और सी का। लेकिन हमें नहीं पता कि करंट सेम है या डिफरेंट है ना, हमें तो नहीं पता, तो कैसे बताएंगे? ओके और बताओ। आई हैव स्विच ऑन द कैमरा आल्सो, ठीक है। और बताइए और क्या तरीका हो सकता है? सर या फिर सिमेट्री से ही आएगा वो भी, बट उससे हम ये कह सकते हैं कि जो DE के बीच का जो रजिस्टर है 1 ओम का, उसको अगर हम आधा आधा तोड़ दें, हाफ ओम और हाफ ओम के बीच में, और उसके बीच में जो पॉइंट आएगा और जो C पॉइंट आएगा वो आपस में एक सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो उस हाफ ओम और जो DC के बीच में एक रजिस्टर है और CE के बीच में एक रजिस्टर है, वो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। और फिर जो नोड है DCE वाला, जहाँ पे जंक्शन है 4 उसका, वहां से वो सीरीज में आ जाएंगे फिर दोनों। ठीक है, ओके राइट, ये भी तरीका हो सकता है। बट इसको प्रूव करने के लिए हमको सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए सीधा सिमेट्री से ही कर लेते हैं। ओके ठीक है, और कोई तरीका इसका? और कोई तरीका? किसी और ने किया नहीं, सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने? सर कोशिश तो बहुत सारे तरीकों से की थी पर एक से भी हुआ नहीं। अच्छा, कोशिश की थी बट हुआ नहीं, ओके। कैसा है ये दो चलो ट्राई करते हैं। देखो ये यहाँ पे सिमेट्री का यूज सही है जो आपने किया, वो भी है। मैं एक और तरीका बताता हूँ, सिमेट्री सही है लेकिन कुछ और है, और ये ऐसे सर्किट में काफ़ी यूजफुल भी होता है। हमारे पास ये सर्किट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लो बी है।
हमें रेजिस्टेंस इनके बीच का निकालना था, सारे रेजिस्टेंस आर आर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर आप देखो यहाँ पे करंट आपने I1 क्या था कहा था और यहाँ पे आपने I2 कहा था, है ना। अगर यहाँ पे I1 करंट तो सेम ही करंट जाएगा दोनों में। I2 आया है, मान लो अलग अलग है, फिर भी मान लेते हैं अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करंट होगा बाय सिमेट्री? I1 I1। यहाँ पे कितना होगा? I2। ये बात इतना क्लियर हो रहा है सबको? ये सिमेट्री कैसी होगा? यस सर। ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक बनाई है मैंने, ऐसी बनेगी डायरेक्शन भी बाय सिमेट्री, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ से मान लो ये I2 आया, ये ब्रेक हो गया, I2 में से मान लो I3 यहाँ चला गया और I4 मान लो यहाँ चला गया। अब बाय सिमेट्री यहाँ पे कितना करंट होना चाहिए? यहाँ पर इस वायर में कितना करंट होना चाहिए सिमेट्री से? अगर ये सर्किट पूरा सिमेट्रिक है ना, इसके अबाउट अगर मैं देखूँ तो सिमेट्रिक है ये, तो कितना करंट होना चाहिए यहाँ पे? I4 होना चाहिए। वैसे भी किरचॉफ लॉ भी आप लगाओगे तो किरचॉफ लॉ से भी I4 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो I2 जा रहा है, तो I2 जो है वो कब हो सकता है? जब I3 प्लस I4, I2 क्या है? I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 होगा, क्योंकि उसमें ब्रेक हुआ है ये। तो यहाँ पे भी जब आपका I2 होगा, I3 तो यहाँ से मिली गया ऐसे, तो यहाँ से I4 मिलना चाहिए ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए I4, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि इस वाले नोड पे जो भी करंट यहाँ से आ रहा है सारे का सारा यहाँ जा रहा है, यानी आपस में कोई भी करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में, है ना। इस वायर में और इस वायर में कोई करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई कैन से दैट ये जो सर्किट है मेरा, ये सर्किट लगभग ऐसे है, इसको मैं इंडिपेंडेंट मान सकता हूँ कि जो नीचे वाला नोड है मेरा, थोड़ा मैं और बनाता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ मैं इसको, ऐसा बना सकता हूँ सर्किट को मैं, ठीक है, ऐसा बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा है इनमें आपस में। तो आई कैन से दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। तो अब निकाल सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे, है ना, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो अब निकाल सकता हूँ मैं, यस सर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अब इजीली आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 2R हो जाएगा, 2R और R पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2/3 हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, 2R/3 प्लस R, तो फिर जो भी आएगा नेट वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो अब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इजीली आपका, ठीक है। ओके, यस सर। ओके, तो ये सिमेट्री का यूज है, काफी जगह सिमेट्री का यूज होता है। आप लोगों ने किताब में ऐसे क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्यूब में बताओ रेसिस्टेंस कितना होगा अबाउट दिस डायगोनल, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने कोई लोग कर रहे होंगे, है ना, इसके अबाउट रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो वहां पे आप सिमेट्री यूज कर रहे होंगे, करंट ऐसा डिवाइड कर रहे होंगे, तो जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना करंट यहाँ से वापस आ रहा है, तो सिमेट्री का यूज कर रहे होंगे आप लोग। जो करंट यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये सब सिमेट्री के यूजेस हैं। तो यहाँ पे आप सिमेट्री का यूज करोगे, यहाँ पे करोगे, और भी कई सारे सर्किट हो सकते हैं, यहाँ पे सिमेट्री का यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किताबों में दिए हुए हैं, तो वो सब सिमेट्री से हो सकते हैं। स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं, अच्छे, तो काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा ये। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर अगर सर्किट सिमेट्रिकल नहीं होगा तो कैसे करते हैं सर? अगर क्या होगा? अगर सर यहाँ ये सारे एक ही ओम के रजिस्टर थे ना, अगर मैं अब कुछ 1 ओम के रजिस्टर हटा के 2 ओम और 3 ओम के लगा दूंगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? किरचॉफ लॉ से? फिर तो किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा आपको। वही SC1 वाला तरीका है कि भाई सब पे करंट भेजो, फिर उनको किरचॉफ लॉ लगाओ, करंट निकालो। लूप लॉ से करना पड़ेगा सर? हाँ, वही लूप लॉ। फिर आपको V = IR वगैरह करके मैंने यहाँ बैटरी माननी पड़ेगी एक, फिर एक करंट अज्यूम करना पड़ेगा, फिर V = I इंटू R इक्विवेलेंट आएगा, तो निकालना पड़ेगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व और करना। जैसे कोई नोड है, जैसे जो A और B के बीच में D नोड है, तो हम लिखना पड़ेगा VA माइनस VD प्लस VD माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB। किरचॉफ लॉ में ऐसे नहीं चलते। किरचॉफ लॉ में तो हम लोग लूप लेते हैं ना, एक लूप लेके फिर उसमें पूरा वो लेते हैं, E माइनस IR1 माइनस IR2 ऐसे करके चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर उससे भी हम कुछ इक्वेशन बना सकते हैं और छोटा आप बना सकते हैं।
छोटा भी हाँ हो सकता है, छोटा हो जाए, उससे हो सकता है। ठीक है, वो भी हो सकता है, तो ठीक है वो भी कर सकते हो आप। तो आपको करंट का फिर डायरेक्शन मानना पड़ेगा। तो करंट की आपकी डायरेक्शन जो आपने मानी है सही मानी है सारी, I1 I2 I3 I4 माने, तो आप कितने वेरिएबल हैं आप देख लो। फिर कुछ वेरिएबल आपके उससे सॉल्व हो जाएंगे नोड वाले रूल से, जंक्शन रूल से। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, है ना, I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 होगा। तो कुछ इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी, कुछ इक्वेशन आपको किरचॉफ लूप रूल से मिलेंगी, उनको सॉल्व करेंगे, फिर आर इक्वलेंट वगैरह तरीका लगा के उससे निकले। बहुत बड़ा तरीका है, ऐसा मैंने यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछते कि ऐसा आपको लगाना पड़ जाए। सर ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 8/7 था मेरे ख्याल से, जो पीछे दिया था। आपका कितना आ रहा है? सर वो तो नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा ही आंसर आ रहा है। 8/7 दिया हुआ है यहाँ पे। कितना आ रहा है यहाँ पे? आर और आर अगर 2r/3 आ गए थे तो 2r/3 और आर, तो 2r प्लस 2r/3 यानी कि हो गया 6 प्लस 2 8r/3। तो ये हो गया। अब 8r/3 पूरा हो गया ये वाला, पैरेलल में है 2r से, तो 8r/3 इंटू 2r डिवाइड बाई 8/3 प्लस 2, r से r कट जाएगा एक। इसको सॉल्व कर लो। 8 दूनी 16/3 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6 14/3, 3 से 3 कटा, 2 से ये कटेगा तो 8/7 आ तो रहा है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको। समझ में आ गया सबको ये? यस सर। ओके, चलिए तो अब आगे चलते हैं हम लोग। और अब हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे पावर पढ़नी है, सर्किट में पावर कितनी कंज्यूम होती है हमारी, ये जूल हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। सर ये जो सिमेट्री है ये मेथड है सॉल्व करने का, ये कोई कंसेप्ट है? ये वाली जो बैटरी है सर, सिमेट्री जो आपने ये क्वेश्चन करा है सिमेट्री से। हाँ हाँ हाँ, सिमेट्री। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मतलब ये एक मेथड है या फिर अलग कंसेप्ट है? कंसेप्ट है कि अगर आपका सिमेट्रिक सर्किट होता है तो जो आपके करंट जैसे जैसे यहाँ आ रहे हैं ना करंट, ये जैसे अंदर आ रहे हैं सर्किट के, वैसे ही आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे, उतने ही करंट होंगे। जैसे यहाँ पे I2 आ रहा था आपका, तो यहाँ पे आपको I2 नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे I1 इधर को आ रहा है, तो ये I1 आपको इधर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सिमेट्रिक है पूरा, है ना। जैसे यहाँ पे ये I4 आ रहा है, तो ये I4 ऊपर आते हुए दिखा रहा है आपको। तो ये पूरा सिमेट्रिक है एक तरह से। तो इसके क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन मतलब ज्यादा आपके लिए इतना सफिशिएंट है। आप इंजीनियरिंग में हो मेडिकल में हो? मेडिकल। मेडिकल वालों को जरूरत नहीं है ज्यादा, इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा जरूरत पड़ेगी। और वो भी जरूरत जो पड़ती है एक्चुअली आप लोगों को भी जरूरत क्या पड़ेगी, मैंने IIT वाईटी में जरूरत नहीं पड़ती, किताब वालों ने जरूरत से क्वेश्चन बना रखे हैं कई सारे, तो वो आप देखोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। ओके ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो जूल्स लॉ पढ़ते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। तो वायर में जब करंट फ्लो करता है, तो करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं वो वायर में टकराएंगे, उसके मेटल के जो लेटिस होंगे आपके, तो हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो हीट प्रोड्यूस जो करेंगे उसका फॉर्मूला है हमारे पास, कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप वो निकालो आप, तो बैटरी के वर्क डन से भी निकाल सकते हो कि बैटरी कितना वर्क डन कर रही है, उससे आप निकाल सकते हो या तो बैटरी का वर्क डन से अगर मैं निकालना चाहूँ तो बैटरी का जो वर्क डन होता है वो Q इंटू वी होता है वर्क डन। अगर मैं वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालूँ तो QV/T होगा, यानी I इंटू टी होगा, या I इंटू वी, सॉरी I इंटू वी होगा या VI होगा। तो दिस इज द पावर। सर्किट में इतनी पावर लॉस हो रही है, यानी इतना जूल पर सेकेंड पावर लॉस हो रहा है। तो VI इज द फॉर्मूला फॉर द पावर लॉस इन द सर्किट। तो जब सर्किट के वायर में करंट फ्लो करता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में करे और चाहे इस डायरेक्शन में करे, दोनों केस में ही पावर का लॉस होता है, विच इज इक्वल टू VI। तो VI जो है फॉर्मूला है। अब V आपको पता है IR के बराबर होता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट I²R एंड यू कैन ऑल्सो राइट V²/R। तो वी कैन हैव ऑल द थ्री थिंग, या तो VI यूज करेंगे, या I²R या V²/R। अब ये देखना पड़ेगा कि सर्किट में कहाँ पे क्या यूज करना है। तो ये अलग अलग सर्किट में अलग अलग कंडीशंस होंगी, तो उसको देखेंगे हम कहाँ पे क्या यूज करते हैं, लेकिन तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं हमारे। तो VI वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं हम लोग यूजुअली कि आपका R कांस्टेंट है मान लो, और आपने कुछ चीज डबल करी मान लो समथिंग, तो वहां पे चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे मैंने कहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है आपको, अलग अलग चीज देखेंगे। जैसे मान लो आपका R कांस्टेंट है, तो एक्चुअली R कांस्टेंट हम ये यूज करेंगे, सॉरी
अगर आपका आर कांस्टेंट है तो हम ये आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर यूज करेंगे, तो आपने आई को डबल किया तो आपका पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर आपने करंट डबल किया तो मेरी पावर कंजम्पशन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैंने अगर वोल्टेज को डबल किया तो पावर कंजम्पशन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो वो सब हम देख सकते हैं। अगर मैं टोटल हीट निकालूं तो हीट मेरी पावर इनटू टाइम होती है, तो हीट मेरी पावर इनटू टाइम होगी, तो सारे फॉर्मूले में टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो हीट अगर आप निकालना चाहो तो वी आई टी ये जूल में आएगा, या फिर वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर जूल आपका हीट प्रोड्यूस होगा। तो दोनों चीजें पूछ सकता है आपसे कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और पावर कितनी है। तो इसका ये तो वॉट में आएगा आपका, ये किलो वॉट में निकालोगे आप, ये आप निकालोगे जूल में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे अलग अलग केस में मैं अलग अलग वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग केस में देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब आपके जो केस है, मान लो जैसे बल्ब वाला केस है आपका, कि कोई बल्ब है, मान लो ऐसा केस आएंगे आपके कि बल्ब है, उसको लगाया हमने, सीरीज में लगाया। अच्छा, आपकी जो घर में सप्लाई होती है कैसी होती है, सीरीज में होती है पैरेलल में होती है? पैरेलल। क्यों होती है पैरेलल में? सर सेम करंट सबको जरूरत नहीं होती ना एक ही तरीके की करंट की, किसी को ज्यादा किसी को कम। अगर सबको सेम तरीके का मिलेगा तो सर शॉर्ट सर्किट होने का। और कोई रीजन? और कोई रीजन? सर अगर बीच में कोई अप्लायंस खराब हो गया तो फिर करंट आगे पास नहीं होगा। ओके। सर एक अगर ही स्विच कोई, होगा ना सीरीज में, एक को बंद करूंगा सब बंद हो जाएगा। बिल्कुल ये भी प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं एक को बंद करूंगा सारे बंद हो जाएंगे। आपके पंखा है मान लो, यहाँ पे पंखा भी बंद हो जाएगा, बल्ब को बंद करोगे तो करंट आपका रुक जाएगा, कूलर भी बंद हो जाएगा, एसी भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा आपका, है ना, एसी भी बंद हो जाएगा। तो सीरीज में नहीं रखते। या फिर एक मान लो फ्यूज हो गया बल्ब मान लो, तो सब कुछ बंद हो जाएगा आपका। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि पैरेलल में रखें सबको, तो हम पैरेलल में घर में सप्लाई करते हैं। तो पैरेलल में आपकी वायर ज्यादा यूज होगी, लेकिन है ना, वायर ज्यादा चाहिए होगी फिर हमें। तो पैरेलल में हमें वायर ज्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि सारी आपको वायर अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। तो हम पैरेलल में करते हैं। कितनी वोल्ट की पावर होती है, सॉरी वोल्टेज आती है घर में लगभग आपके? 220 वोल्ट आती है। 220 के आरएमएस। 220 इज आरएमएस वैल्यू? यस सर। ओके, हाँ ठीक है, आरएमएस होगी भी। एसी पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पढ़ेंगे आरएमएस और मीन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम 220 वोल्ट मान लेते हैं कि 220 वोल्ट आपके घर में वोल्टेज आ रही है। अब मान लो कोई बल्ब 40 वॉट का है और एक बल्ब मान लो 60 वॉट का है। दोनों को वोल्टेज कितनी मिल रही है? 220 वोल्ट, लेकिन पावर दोनों की डिफरेंट आ रही है। तो इनका रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा इस केस में? कैन यू टेल? ये फॉर्मूले थे आपके पास। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा इस केस में? 44 वॉट का। 40 वाले का कौन से फॉर्मूले से निकाला आपने? वी स्क्वायर बाय आर, थर्ड वाले से, है ना। तो क्योंकि वोल्टेज सबको सेम मिल रही है, तो अगर वोल्टेज सेम मिल रही है तो वी कैन से रेसिस्टेंस ऑफ द 40 वॉट बल्ब इज मोर एज कंपेयर टू 60 वॉट बल्ब। ठीक है, आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। नो डाउट। ओके, अगर मान लो मैं वोल्टेज 220 से बढ़ा के 440 कर दूं, तो या तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। लेकिन मान लो बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, तो 40 वॉट का बल्ब कितने वॉट का बन जाएगा? अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा के डबल कर दी तो 40 वॉट का बल्ब कितने वॉट का बन जाएगा? 164 टाइम्स बढ़ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया? थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे फिर दोबारा। यस सर। है ना, तो आपका V तो सेम है, सॉरी V आपका डबल हुआ है, R सेम है आपका। R तो चेंज होगा नहीं, R तो बल्ब की प्रॉपर्टी है, तो R तो Yes, सेम sir. होगा, है ना। तो R सेम होगा, वो तो बल्ब की फिलामेंट की प्रॉपर्टी है। फिलामेंट का लेंथ कितना है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, वो सब उसकी प्रॉपर्टी है। तो आपका जो पावर है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बल्ब आपका 1 वॉट का हो जाएगा।
40 वॉट का, और जो 60 वॉट का है कितने वॉट का हो जाएगा? 240 का है ना। तो या तो ये फ्यूज कर जाएगा थोड़ी देर में जब ज्यादा हीट निकलेगी तो, और नहीं तो ये फिर इतनी पावर देगा आपको। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यस सर। ओके। मान लो मैं 40 वॉट और 60 वॉट को ऐसे कनेक्ट कर दूं सीरीज में, कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा, ज्यादा पावर देगा? मतलब क्या ये अभी भी 40 वॉट देंगे, 60 वॉट देंगे? अगर 220 वोल्ट का लगा दूं मैं यहाँ पे, मान लो डीसी लगा दूं, तो अभी भी क्या ये, या एसी लगाया था तो कंफ्यूजन, मान लो ऐसे लगा दिया मैंने, तो क्या अभी भी ये 40 वॉट और 60 वॉट देंगे, या कम ज्यादा हो जाएगी इनकी पावर? कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? बताओ। तो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? सब कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी? सर रेजिस्टेंस सेम रहेगा पर अब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, वोल्टेज कम तो पावर कम। करेक्ट। तो अब जो वोल्टेज है यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों वोल्टेज को मिला के 220 वोल्ट होगा, V1 प्लस V2। लेकिन इसको जो पावर जो वोल्टेज मिल रही है वो 220 वोल्ट से कम मिल रही है। पहले पूरी पूरी 220 वोल्ट मिल रही थी इसको जब आपने इसको लगाया था केवल, तो अब इसको जो वोल्टेज मिल रही है वो 220 वोल्ट से कम मिल रही है, और इसको भी वोल्टेज 220 वोल्ट से कम मिल रही है। तो दोनों को जो वोल्टेज मिल रही है वो कम मिल रही है, तो इनकी जो पावर होगी वो घट जाएगी, है ना। तो पावर इनकी 40 वॉट से कम आएगी, इसकी 60 वॉट से कम आएगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ कि मान लो मैंने 40 वॉट का और 40 वॉट का बल्ब ऐसे लगा दिया, तो पावर कितनी आएगी इसकी? कितनी पावर आएगी इस बल्ब की या उसकी, दोनों की सेम ही आएगी? कितनी आएगी? यहाँ वोल्टेज कितनी मिलेगी सर? 110। 110। 110, तो वोल्टेज आधी हो गई, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी? अभी किसने आंसर बोला था, कितनी हो जाएगी? ये वाला फॉर्मूला लगाओ, वोल्टेज आधी हो जाएगी तो पावर 1/4 हो जाएगी। यस सर। यानी ये बल्ब अब 10 वॉट का पावर देगा और ये भी 10 वॉट का पावर देगा। आई होप ये क्लियर है। यस सर। तो दोनों सर वो बल्ब की पावर 110 कैसे आ गया सर? सिमेट्री से भाई। ये जो वोल्टेज होगी यहाँ V1 होगी, मान लो ये V2 होगी, तो V1 प्लस V2 220 होना चाहिए, और V1 V2 दोनों बराबर होंगे आपस में, तो V प्लस V इज 220, तो V इज 110। यस सर। सर वो दोनों 40 वाट के? पहले ये बल्ब 40 वॉट का था। 40 वॉट का बल्ब मतलब अगर आप 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाते तो ये 40 वॉट पावर देता, लेकिन आपने 220 के अक्रॉस तो लगाया ही, आपने तो ऐसे लगा दिया, तो ये 10 वॉट की पावर देगा आपको। ठीक है, ओके। और कोई डाउट पूछ रहा कुछ? ओके, नो सर। हो गया। अच्छा, अब ये बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? 40 वॉट का बल्ब या 60 वॉट का? अब तो ये 40 वाला 40 नहीं रहेगा और 60 वाला 60 भी नहीं रहेगा, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? 40 वॉट। 40 60 क्यों? 60 क्यों करेगा? सो उसकी रेजिस्टेंस कम है। रेसिस्टेंस कम है, ठीक है। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप? रेसिस्टेंस कम है 60, रेसिस्टेंस 40 वॉट का ज्यादा था, ठीक है। V स्क्वायर बाय R करो, लेकिन V दोनों बराबर होंगे क्या? ये V और ये वाला V बराबर नहीं सर आई होंगे, स्क्वायर आर यूज करिए। ये नहीं कर सकते हम यूज। तो कौन सा यूज? हाँ बिल्कुल, ये वाला यूज करना पड़ेगा हमें, आई स्क्वायर आर। आई सेम होगा दोनों का, तो कौन सा ज्यादा बल्ब ब्लो करेगा? ग्लो कौन सा करेगा ज्यादा? 40 वॉट का। 40 वॉट वाले की पावर ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू 60 वॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस केस में दोनों का आई सेम है।
तो आई सेम है तो वी कैन यूज आई स्क्वायर आर, और आर हमें पता है कि किसका ज्यादा है, तो यहां से हम लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? सर इसको यूज कैसे करेंगे एक बार ये बता दीजिए। इसको फॉर्मूले को, यस सर। भाई फॉर्मूले को यूज करने के लिए देखो आप पे 3 फॉर्मूले हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है मेरा कौन सा फॉर्मूला इजीली मुझे आंसर दे सकता है। ऐसे नहीं कि मैं आंसर इससे निकाल सकता, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखना है कि इजीली किससे आ रहा है मेरा फॉर्मूला। तो मैंने देखा भाई कि मेरे इस सर्किट में करंट सेम है दोनों बल्ब का, तो मेरा करंट सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, है ना। मुझे वोल्टेज नहीं पता कि वोल्टेज किसकी कम है ज्यादा है क्या, मुझे नहीं पता, तो मैं ये वाला यूज करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वाला यूज करूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी मुझे। लेकिन मैं अगर ये वाला यूज करूँ तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरा आई सेम है दोनों का, तो मैंने इसलिए ये वाला यूज किया है यहाँ पे। सर जिसका आर ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। उसकी पावर ज्यादा होगी, बिल्कुल, जिसका आर ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। आर आपको पता है 40 वाट वाले का ज्यादा है, वो हम निकाल चुके ऑलरेडी। ठीक है, यस सर। ओके। सर यहाँ पे पावर चेंज कैसे हो रही है वो समझ नहीं आया। पावर चेंज तो इसलिए हुई है ना, पावर किस पे डिपेंड करती है आपकी, पावर डिपेंड करती है कि उसके थ्रू वोल्टेज कितनी मिल रही है उसको, और उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज उसे मिल रही है, हाँ बोलो। ये सर वही समझ नहीं आ रहा है। भाई वोल्टेज आपको जो थी 220 वोल्ट थी ना ये, यस सर। अब ये टोटल वोल्टेज 220 है, तो यहाँ पे जो V1 है और ये V2 है, इन दोनों का सम जो है 220 आएगा। जब आप वोल्टेज सर्किट में लोगे ना भी, तो आप ऐसे लिखोगे V1 प्लस V2 इक्वल टू 220। यस सर। तो यानी ये V1 जो वोल्टेज होगी ये, और इसका दोनों का सम 220, तो यानी ये 220 से कम होगी, ये भी 220 से कम होगी, यस सर। तो वोल्टेज कम हो गई ना। 40 वाट का बल्ब का मतलब क्या था कि आपने 220 वोल्ट के अक्रॉस 40 वोल्ट ऐसे लगाया बल्ब, तो तब ये जाके आपको 40 वॉट देगा, और ये वाला बल्ब 60 वॉट देगा जब आपने ऐसे लगाया। तो दोनों को वोल्टेज 220 वोल्ट मिली, तब जाके ये 40 वॉट का है और ये 60 वॉट का है। ओके। लेकिन अभी तो आपने वोल्टेज ऐसे कर दी, कम कर दी वोल्टेज दोनों की, तो दोनों की पावर कम हो गई, यस है ना। लेकिन कम में भी जो है ये वाला ज्यादा ग्लो करेगा, 40 वॉट वाला, 60 वाला कम ग्लो करेगा। ओके। ठीक है, ओके। दिस इज द थिंग। अगर मैं मान लो किसी और फॉर्मूले से निकालना चाहूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, निकाल तो सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैं इससे निकालूं, तो इससे थोड़ा निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आई आपका सेम है दोनों केस में, हम लोग को वी कंपेयर करना है कि वी कहाँ पे ज्यादा होगा, तो वी कौन सा ज्यादा होगा, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी किसका ज्यादा आएगा, 40 वाट वाले का या 60 वाट वाले का। आई तो सेम है, तो पोटेंशियल सर 40 वाले का आना चाहिए। 40 वाले का ज्यादा वी आएगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर आता है, आई सेम है, आर 40 वाट वाले का ज्यादा है। तो अगर आर 40 वाले का ज्यादा है, तो उसका वोल्टेज, उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज का, वो ज्यादा आएगा। तो अगर ये ज्यादा आ रहा है, तो पावर किसकी ज्यादा आएगी फिर, 40 वाले की आएगी, है ना। तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूँ, मैं यहां से ट्राई करूंगा तो यहां से भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और सर यहाँ पर भी तो वही बात है, जिसका इसमें भी जिसका V ज्यादा होगा उसी का। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि V भी ज्यादा हो रहा है, तो R भी ज्यादा है ना उसका, फिर तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं एक साथ, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने थोड़ा सा निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। ठीक है, यस सर। तो फॉर्मूले तीनों वैलिड होते हैं, मैंने फॉर्मूला ऐसा नहीं कि एक वैलिड नहीं हो रहा, लेकिन कहाँ पे इजीली कौन सा लगा है आपको ये देखना है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ आपका, आई आर वाला भी। मतलब मैं आई आर से निकालने की कोशिश करूँ किसकी पावर ज्यादा होगी या बराबर कितनी होगी, तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुझे पता है कि आर मेरा किसका ज्यादा है, आर मेरा इसका ज्यादा है। ठीक है, तो आई कहाँ पे ज्यादा आएगा, आई यहाँ पे ज्यादा आएगा, यहाँ पे आई ज्यादा आएगा, है ना। आई ज्यादा होगा और आर कम होगा, इसका आई का, सॉरी हाँ कम होगा, इसका आर ज्यादा होगा तो आई कम होगा। फिर आप आई स्क्वायर आर लगाओगे, वहां से फिर हम निकालोगे, तो आपको फाइनल निकल के आ जाएगा कि पावर इसकी ज्यादा आनी चाहिए, इसकी कम आनी चाहिए, लेकिन वो लंबा हो जाएगा काफी। इससे बेटर है कि मैं वी स्क्वायर बाय आर लगा लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वी यहाँ पे सेम है दोनों का, तो मैं लंबा जाने की बजाय छोटा मेथड लगाऊंगा। ठीक, जिसका R ज्यादा उसकी पावर कम। हाँ, आर ज्यादा तो पावर कम, अगर ऐसे सर्किट है तो।
सर ये देखना है ना कि कांस्टेंट क्या है और किस फॉर्मूले में सही से इजीली निकलना है। हाँ बिल्कुल, ये देखना है कहाँ पे क्या चीज़ इजीली लग जाती है, ठीक है। जैसे ये V अगर सेम हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I सेम हुआ तो डायरेक्टली। बिल्कुल, आप ये देख लो वहाँ पे आई सेम है या डिफरेंट है क्या है, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसकी पावर ज़्यादा आएगी, है ना। यहाँ पे मान लो ये केस है, तो ये वाला केस में बताओ कि कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ये दोनों तो बराबर ही करेंगे वैसे। कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, 40 वाला 60 वाला? बताओ। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँ या क्वेश्चन लिखे हुए कुछ? तो 40 वाला ज्यादा ग्रो करेगा। 40 वाला ग्लो ज़्यादा करेगा, ओके। बाकी लोग भी सोच लो एक बार। फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन और दिए हैं। बाकी लोग क्या बोलते हो? 40 वाला ही होगा सर। 40 वाला ज़्यादा करेगा, कैसे? कैसे करेगा 40 वाला ज़्यादा? बताओ, कोई बता दो कैसे करेगा। नो आइडिया, बताओ कैसे करा। सर V² से हो जाएगा। हाँ बताओ, V² से कैसे किया? सही, इनका ऊपर और नीचे वोल्टेज सेम होगा और ऊपर वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ, बिल्कुल और सही। नीचे जो वोल्टेज होगा उसको पूरा मिल जाएगा। इसको भी मिल जाएगा, इसको V/2 ठीक है। फिर तो फिर V²/R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। मगर सर R समझ नहीं आ रहा है कि R को किस तरीके से देखेंगे, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा सर, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे मान लो आपकी भाई ये जो इसकी पावर हो कितनी जाएगी, अभी इसको वोल्टेज आधी मिल रही है ना, अगर पूरी मिलती से वोल्टेज तो पावर 60 वाट होती। यस अब कितनी हो जाएगी इसकी वोल्टेज? 1/4 हो जाएगी। यस यस सर। तो ये 15 वाट हो जाएगा, और ये वाला बल्ब आपका 40 वाट ही रहेगा। 40 रहेगा। तो ये कम हो जाएगा, 40 वाला ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो, है ना। यस सर। प्रोवाइडेड आपका ये 220 वोल्ट हो। अगर ये 220 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो फिर ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, लेकिन ओवरऑल ये ज़्यादा घटेगा आपका, है ना। यस मान लो ये, इसको मैं आधा कर दूं, मान लो इसको मैंने 110 वोल्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, ये 40 वाला 10 हो जाएगा, ये 10 वाट हो जाएगा, और वो वाला कितना हो जाएगा, 15 वाला? 15/4। 15/4 7.5 हो जाएगा। तो अभी भी पीछे आ रहा है ये। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये अगर 10 वोल्ट हो गया, तो ये वाला जो है 10 वाट का हो जाएगा, क्योंकि इसको पावर अब आधी मिल रही है, सॉरी वोल्टेज आधी मिल रही है। तो वोल्टेज आधी मिलेगी तो इसका जो ये है ये 1/4 हो जाएगा, तो 40 वाट का बल्ब आपका 10 वाट का बन जाएगा अब। और जो 60 वाट का होगा उसको कितनी वोल्टेज मिलेगी, अब 55 वोल्ट मिलेगी। 110 का आधा आधा मिलेगा दोनों को, तो 55 वोल्ट जो मिलेगी, तो 55 वोल्ट जो है एक्चुअली 220 वोल्ट मिलनी चाहिए थी, उसका 1/4 मिल रही है। 220 का 1/4 मिल रही है इसे 55। तो ये पावर आपकी जो है कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/16 टाइम्स हो जाएगी।
ऐसे केस में 1/16 टाइम्स हो जाएगी, तो पावर इसकी जो है 60/16 हो जाएगी। या फिर सॉल्व कर लो इसे, तो कितना आएगा, 15/4, 7/2, 3.5 आएगी। ओके, सर इतनी नहीं आ रही। तो 60 वाले का रेजिस्टेंस कम आएगा ना 40 वाले से? 60 वाले का रेसिस्टेंस कम होगा 40 वाले से, हाँ। सही, कैसे बता देते हो? ये कैसे आता है? ये तो हमने जब भाई 40 वॉट का बल्ब, मतलब आपने जब 220 वोल्ट की लाइन में लगाया तो ये 40 वॉट है, तो हम दोनों में वोल्टेज 220 वोल्ट लगा के चेक कर रहे हैं, तो दोनों की वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज आपको पता है V²/R होती है, सॉरी पावर आपकी V²/R होती है। तो अगर मेरी पावर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, और अगर मेरी पावर कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी क्योंकि पावर कम है तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इसकी पावर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है सर, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा ना? हाँ, जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम होगा उस बल्ब का। तो सर पावर तो इसकी ज्यादा है ना, R40 वाले की। ज़्यादा कैसे हुई पावर? 40 वॉट पावर है उसकी, उसकी 60 वॉट पावर है, यस सर। तो ज़्यादा किसकी हुई? सर वो मिला कितना है उसके हिसाब से बता रहा था मैं, वोल्टेज। नहीं नहीं, मिला के नहीं है। तो ये जो हम चेक कर रहे हैं तो हम तब चेक करते हैं जब इंडिपेंडेंट हम लगाते हैं 220 वोल्ट के अक्रॉस। यहाँ पे नहीं बोल सकते सर्किट में। सर्किट में तो कुछ भी पावर दे देंगे वो अलग अलग। सर्किट में नहीं देखेंगे हम। सर्किट में मान लो उसकी पावर कम हो गई या किसी की ज्यादा हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस तो हम चेक कर, उसकी प्रॉपर्टी है वो तो बल्ब की, वो तो आप वहां पे चेक करते हो जब आप अकेला सर्किट होता है, उसका अकेला लगता है जब बल्ब, तो वो तो वहीं से आपका फिक्स हो जाता है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका कम होगा। वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ किसकी पावर ज्यादा आई है किसकी कम आ रही है सर्किट में। ठीक है, ओके सर, यस सर। ओके। अभी क्लियर हो गया डाउट? ये किसने पूछा था? यस सर। क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ऐसे करके ये वोल्टेज आपकी V/2 हो जाएगी, और अगर आप इसको और कम कर दोगे तो V/4 हो जाएगी, तो 1/16 टाइम वोल्टेज हो जाएगी, तो और कम आ जाएगा इसका। 3.75 वोल्ट आ रहा है। तो कुल मिला के ये वाला बल्ब आपका ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार IIT में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलें। यस सर। क्वेश्चन करने से पहले अच्छा एक चीज और बताओ कि मान लो एक कोई बैटरी है, और बैटरी का अपना कोई रेसिस्टेंस भी होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r, और ये बैटरी बाहर वाले सर्किट को पावर दे रही है। माने ये आपका एक्सटर्नल लोड है, इसको पावर दे रही है। ठीक है, अब बैटरी इसको पावर दे रही है, तो आपका ये R जो है ये वेरी कर सकता है, या R कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोड हैं। कई बार फैक्ट्री में 4 मशीनें चलती हैं, कई बार 10 मशीनें चलती हैं, तो R आपका वेरी करता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो लोड है इसको मैक्सिमम पावर जो जाएगी वो किस कंडीशन में जाएगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी। इसको मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलते हैं। You have to find the maximum power in the external load. पावर ऑफ द एक्सटर्नल लोड अगर हम निकालें, पावर इन द लोड, सर उससे जब मैक्सिमम करंट पास करेगा तभी। मैक्सिमम करंट पास करेगा, मैक्सिमम करंट कब पास करेगा? तो R 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट पास करेगा। यस सर, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बैटरी का कम हुआ तभी ज्यादा करंट पास करेगा। नहीं, बैटरी का रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है लगभग। हम बाहर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसको वेरी कर सकते हैं। ये आपका कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है। हम R को वेरी कर रहे हैं, कैपिटल R को। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम पावर कब हो सकती है, तो बताओ। पावर इन द लोड जो होगा वो I² लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप R बढ़ाते हो, ये वाला R, तो I घटेगा, और अगर I बढ़ाओगे तो R घटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो एक जगह पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे I अगर मैं निकालूं तो I मेरा कितना आएगा? मैं लिख सकता हूँ I को E/R + R लिख सकता हूँ। I को इस सर्किट में ये लिख सकता हूँ मैं,
यस सर। लिख सकता हूँ। तो मेरी पावर ये आई ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। इसको मुझे मैक्सिमम मिनिमा निकालना है इसका। तो मैथ्स वाले बच्चे तो निकाल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा, या तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको या फिर कुछ और लगाएंगे इसमें। तो इसका जो मैक्सिमा आएगा, जो मैक्सिमा इसका आएगा, इसमें यहाँ भी आर आ रहा है और यहाँ भी आर आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये रूट आर ऐसे कुछ आ जाएगा। जब मैं इस वाले आर को अंदर ले जाऊंगा ना, ऊपर वाले आर को, तो ये इसके नीचे जाएगा, अपॉन में आर जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे। तो रूट आर का स्क्वायर लिखूंगा तो ये स्क्वायर तो बाहर आ गया, रूट आर से एक आर कटा तो रूट आर बचा, ऊपर ये बचा। तो इसका जब मैक्सिमम मैं निकालूंगा तो ये मैक्सिमम के लिए ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी फाइनली ऐसे कुछ आ जाएगी, जब आपका आर इक्वल टू आर होगा उस कंडीशन में पावर विल बी मैक्सिमम। तो या तो आप डिफरेंशिएट करके निकालोगे इसे, और या फिर मैथ्स वाले बच्चे होंगे तो आप AMGM से समझ सकते हो उसे, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वगैरह से निकाल सकते हो। ठीक है। तो R इक्वल टू आर पे आपकी पावर मैक्सिमम आएगी। तो पावर मैक्सिमम आपकी R इक्वल टू आर पे आएगी, इससे ये निकल के आएगा। और अगर आप मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालोगे तो R इक्वल टू आर पुट कर दो यहाँ पे, उससे आपकी पावर की वैल्यू आ जाएगी। R अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर आ जाएगा, और उससे एक R कट जाएगा। तो आई थिंक ये ई स्क्वायर बाय 4R ऐसे कुछ आएगा। दिस इज द मैक्सिमम पावर। सर ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर यहाँ पे जो है ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी है। ये जो है ना, ये पूरी बैटरी है एक तरह से। तो ये स्मॉल आर जो है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, और कैपिटल आर इज अ लोड। ओके सर। ई पोटेंशियल है सर? हाँ, ई जो है पोटेंशियल है बैटरी का, EMF है, और आपका लोड रेसिस्टेंस है। तो ये कंडीशन आएगी यहाँ पे कि इस कंडीशन पे आपकी मैक्सिमम पावर होगी। दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो जब हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड बराबर होते हैं तो एक्सटर्नल लोड का पावर कंजम्पशन इज मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ पे करंट हमारा मैक्सिमम नहीं है, इसमें ध्यान रखना, करंट मैक्सिमम नहीं आया, क्योंकि करंट मैक्सिमम तब आएगा जब आपका R 0 होगा बाहर वाला। उस केस में तो पावर कंजम्पशन ही नहीं होगा कुछ भी, अगर R 0 हो गया तो। और अगर मैं R को इनफाइनाइट कर दूं तो करंट 0 हो जाएगा, तब भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा पावर का वर्सेस R का, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये इन्फिनिटी पे 0 होगा, इनफैक्ट इन्फिनिटी पे जाकर 0 को टच करेगा ये, और 0 पे 0 होगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये आपका मैक्सिमम पावर है। और ये किस कंडीशन में आया है मैक्सिमम पावर? ये पावर का वैल्यू कितना है, ई स्क्वायर R बाय 4 आया है। और ये पावर किस कंडीशन में आया है, जब आपका R इक्वल टू आर के है। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, R के बराबर। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। यस यस सर। तो ये काफी जगह आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, तो वहां पे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो उसे। ठीक है। AMGM वगैरह पढ़ रखा है मैथ्स वालों ने ये? यस सर। यस पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसे ट्राई। सर मैथ्स वाले में कहाँ है ये यार तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया होगा, ये IIT वालों को पढ़ाया गया होगा। सर ऐसा कर देते हैं मैक्सिमम मिनिमा से, कैसे कर सकते हैं? हाँ, डिफरेंशिएट करके कर लो, या तो विद रिस्पेक्ट टू R को डिफरेंशिएट कर लोगे इसे ना, तब भी आ जाएगा यहाँ से। यस सर। इस सर? वाले अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला वही है ना, AMGM? ये ना, हाँ ये ऐसा कुछ होता है ना ये, तो वहां से फिर यूज करते हैं वो प्रॉपर्टी। IIT का क्वेश्चन JEE वालों ने करे होंगे ऐसे। ठीक है। यस सर।
ओके, फ्यूज वायर पढ़ा है आप लोगों ने, टीन और लेड का बना होता है फ्यूज वायर। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सर फ्यूज वायर तो ज्यादा जब करंट आता है वेट वेट ज्यादा करंट जब जाता है तो क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर मेल्ट, अप्लायंस को डैमेज होने से रोकता है, ये सब हाँ मेल्ट हो ये जाता मेल्ट मेल्ट हो जाता है तो है फिर रेजिस्टेंस आपका और करंट करंट ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका सर्किट बच जाता है पूरा। तो फ्यूज वायर में पहले तो मेल्ट वेल्ट होता था, अब तो एमसी वगैरह आगे तो डाउन हो जाती हैं वो। यस सर। यस सर। तो अभी भी फ्यूज लेकिन यूज होता है कई जगह पे, अगर आप देखो कंप्यूटर के अंदर आपके और बाकी जो सब टीवी के अंदर भी फ्यूज वगैरह होते हैं तो उड़ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। ये कोई डाउट पूछा था बीच में, कुछ क्या पूछ रहे थे? में भी होता है। सर जब बैटरी से इंटरनल रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा तब मैक्सिमम पावर आना चाहिए ना? यूजुअली मैक्सिमम पावर हम बैटरी हमारी फिक्स होती है ना, हम पे बैटरी फिक्स होती है, हम पे रेजिस्टेंस देखना होता है हमें कि रेजिस्टेंस हम कितना लगाएं। सर बैटरी भी तो अलग अलग आती है, ये सारी बैटरी एक जैसी थोड़ी ना होती। हाँ सारी बैटरी एक जैसी नहीं होती, लेकिन एक्चुअली देखो आप एक बैटरी, मतलब बैटरी बाजार से लेके आए, ठीक है, अब आपको इस बैटरी से वर्क करना है, वर्क निकालना है, तो आप बाहर अपना पावर लोड लगाओगे, आप कहोगे जी मैक्सिमम पावर कब आएगी इस लोड से, तो तब आएगी जबकि आपका लोड और इसका रेजिस्टेंस बराबर होगा बैटरी का इंटरनल, तो मैक्सिमम पावर आपको डिलीवर होगी यहाँ पे। तो आप ट्राई करोगे कि आपके लोड का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। तो बैटरी को हम चेंज नहीं करते ना, बैटरी तो हमारी सेम होती है, बैटरी तो फिक्स हो जाती है एक बार आप ले आए बैटरी, तो आप ये चेंज कर सकते हो अपना लोड वाला जो है। ठीक है, इनफैक्ट यस सर। सर इंटरनल वाला आधा हो बाहर वाले के, तब तब नहीं होगा? नहीं, कैसे होगा, निकाल के देखो। सर एक आइडियल बैटरी भी होता है, वो क्या होता है? आइडियल बैटरी मतलब उसका रेजिस्टेंस ना हो बिल्कुल भी, ऐसा होता कहाँ है, लेकिन नहीं होता है, रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही नेग्लिजिबल ना होता होगा, इंटरनल। इससे आइडियल बोल देंगे। बोल सकते हो हाँ नेग्लिजिबल है तो आइडियल हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे उसका, वो सब रहे, तो ऐसे केस होते नहीं है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट भी नहीं रहता, बैटरी का भी यस चेंज सर। होता जाता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है। ओके, तो फ्यूज वायर जो है हमारा टीनो लेड का मिलके बना होता है। इसका फंक्शन आपने बताया कि ये मेल्ट हो जाता है जब ज्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होगा तो अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से निकाल ले कितना हीट इसमें प्रोड्यूस होगा। तो मान लो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा I²R इंटू टी। आई अब हमें निकालना है कि ब्रेक मैंने कितने उस पर हीट वो करेगा, मेल्ट करेगा, या जो भी है। तो देखो आपका ये I²R जो है, इससे वो आया, आर क्या होगा सर इसका, इधर रो एल बाई। ये वाला फॉर्मूला तो लगाया, दूसरा नहीं लगा सकते? कौन सा? सर V² वाला। वी कितना लोगे, कौन सा वी लोगे? यहाँ पे आई तो हम निकाल सकते हैं ना कि आई हमारा जो मैंने कितने आई पे ये मेल्ट करेगा। वी तो मतलब आप फ्यूज वायर के अक्रॉस वी की बात कर रहे हो, तो कोई हमें पता नहीं होता ना फ्यूज वायर के अक्रॉस कितना वी से हमें मेल्ट करना है या क्या करना है। यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे I² वाला, तो हम देखेंगे कितने करंट पे ये मेल्ट करेगा। तो हमारा हीट प्रोड्यूस ये आ गया, ठीक है, तो ये हीट प्रोड्यूस होगा। अब ये मेल्ट करने के लिए कंडीशन क्या आएगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मेल्ट कर जाए? सर जो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए वो उसके मेल्टिंग में होना चाहिए। हीट प्रोड्यूस मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा कैसे होगी? हीट तो जूल में होती है, मेल्टिंग पॉइंट सर नहीं, केल्विन में। हीट है वो उसे इतना टेम्परेचर दे दे कि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए। तो कैसे, ऐसे मैं कैसे बताऊं कि हीट, मैंने न्यूमेरिकली कैसे बताऊं उसे, हीट इज मोर देन क्या लिखूं? सर इसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट बताओ। नहीं, अगर जो हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है साथ में ये हीट लूज भी कर रहा होगा एटमॉस्फेयर में, तो अगर मान लो हीट प्रोड्यूस हीट लॉस से ज्यादा हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंक्रीज हो। बढ़ेगा। और अगर उल्टा हो गया तो तब बढ़ेगा नहीं आपका, या बराबर भी हो गया तब भी नहीं बढ़ेगा? तब बढ़ेगा अगर बराबर हो गया तो मान लो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। तो अगर हीट प्रोड्यूस हमेशा हीट लॉस से ज्यादा हो तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है,
तो ये कंडीशन अगर आ गई तो आपका मेल्ट कर जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मेल्टिंग। ठीक है, अब हीट लॉस जो भी आपका होगा, वैसे तो आपने स्टीफन लॉ वगैरह पढ़ा हुआ है, तो स्टीफन लॉ पे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, उस पर टी की पावर 4 पे डिपेंड करता है, सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू टाइम करोगे तो वहां से निकाल सकते हो, या फिर आपको मान लो हीट लॉस पता है आपको कि पर लेंथ कितना हीट लॉस हो रहा है, तो अगर आपको मान लो कुछ पता है वैल्यू तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके समथिंग ऐसा कुछ कर सकते हो। तो वहां से हम कंडीशन बना सकते हैं कि ऐसी कंडीशन अगर नहीं आ गई तो वहां से टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि वो निकाल सकते हैं कि किस कंडीशन में किस करंट में ये मेल्ट करेगा। तो वहां से हम कंडीशन ये बना सकते हैं, या फिर हम ये निकाल सकते हैं कि हमारी जो फ्यूज की वायर की जो लेंथ है उससे क्या फर्क पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट से, या जो करंट आपका होगा ब्रेक, मान लो ब्रेक करंट बोलता हूँ उसे मैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो पे हीट प्रोड्यूस हमारी आई स्क्वायर रो एल ए बाय इंटू टी आ रही है, हीट लॉस आपकी मान लो एक्स मान लेता हूँ, एक्स इंटू पर यूनिट, मान लो एक्स हीट जो है पर यूनिट एरिया लॉस होती है, तो इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई आर एल इंटू टाइम। तो अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाती है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा क्या आ रहा है, तो एल से तो एल कट जाएगा, तो एल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। तो यानी जो आपका फ्यूज वायर का जो करंट है, ये जो सेफ करंट है आपका, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा आपका। तो आई स्क्वायर रो इंटू एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होगा। मैंने इसका यूज करके मैं कुछ ना कुछ वो निकाल सकता हूँ अपना कंक्लूजन। तो आर की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, वो सब मैं चीजें ऐसे निकाल सकता हूँ, है ना। तो आपका जो करंट आ रहा है वो आर की पावर 3/2 पे डिपेंड करेगा, अगर आप देखो यहाँ पे, क्योंकि आई स्क्वायर आ रहा है। सर ये वाला स्टेप एक और बार बता दीजिए, वो थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही। ओके, मैं कह रहा था कि देखो ये तुमने हीट प्रोड्यूस निकाल दिया इस फॉर्मूले से। अब हीट लॉस के लिए मैंने ये एक्स मान लिया, एक्स क्या है मेरा, हीट लॉस्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लो मैंने उसे एक्स मान लिया, वैसे तो टेम्परेचर पे डिपेंड भी करेगा, लेकिन मैंने मान लिया कि मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने फिक्स मान लिया कि मेल्टिंग पॉइंट पे एक्स होगा, मान लो हीट लॉस, या जो भी आपने कुछ माना। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हीट लॉस पर यूनिट एरिया है, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करोगे। एरिया कितना लोगे वायर का, 2 पाई आर एल लोगे, है ना। 2 पाई आर एल बाहर का एरिया जो होगा, इनटू टी करोगे, तो यहाँ से आप एल से एल कट जाएगा आपका, तो एल तो कट गया, आपका आ गया आई स्क्वायर रो पाई आर स्क्वायर इंटू ये बन गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स तो सेम है, आर का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आर स्क्वायर नीचे भी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि आई जो होगा मेरा प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 होगा। तो सेफ करंट मेरा जो आएगा वो आर की पावर 3/2 पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे रो तो कांस्टेंट ही होगा, मैंने जो टिन और लेड आपको जो बनाओगे उस पर डिपेंड करेगा एक्चुअली आपने कॉम्बिनेशन क्या लिया है इसमें, और पाई वगैरह कांस्टेंट है, एक्स आपका एक कांस्टेंट ही होगा। तो आपका जो ये आएगा आई सेफ करंट जो होगा वो आर की पावर 3/2 पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपने रेडियस डबल की या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि रेडियस मैंने डबल कर दी या ट्रिपल कर दी, तो कितना सेफ करंट कितना होगा, या सेफ करंट तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब कितने करंट पे मेल्ट करेगा वो, सेफ तो आपके अप्लायंस पे डिपेंड करेगा कि अप्लायंस खराब ना हो, है ना। तो ये आपने आर और आई में रिलेशन निकाल लिया, तो ये बात क्लियर हुई सबको। सर ये आर की पावर 3/2 कैसे है? यहाँ से आ गया ना, ये आर स्क्वायर था तो यहाँ जाके आर क्यूब हो जाएगा ये सर आर, और ये आई स्क्वायर है तो यहाँ जाके रूट कर लो उसका, तो क्यूब का रूट। सर रेडियस है नहीं है? हाँ, स्मॉल आर इज द रेडियस। ठीक है, यस सर। सर फिर तो ये फ्यूज के शेप में डिपेंड करेगा। हाँ, फ्यूज के हमने सिलेंड्रिकल वायर माना है वैसे तो उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसकी रेडियस कितनी ली है। सर अगर हम फ्यूज किसी और शेप का लेंगे तो वो उससे चेंज हो जाएगा, फिर तो आपको पूरा डायरेक्शन दोबारा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। तो ये क्लियर है, तो मैं क्वेश्चन सर एसएन प्लस पीबी मटेरियल है उसका, एलॉय बोलते होंगे मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? यस सर, उनके ही बने होते हैं। ब्रोंज बोलते हैं शायद। क्या बोलते हैं?
सर इसको याद नहीं आ रहा सर, बहुत सारे। अच्छा, हाँ जो भी इसका नाम सर होगा। इनके क्यों बनते हैं? इनके क्यों बनते इन हैं? मटेरियल के। इसके लिए यस कुछ सर। वो होगा, मैंने इसके जो आपके करंट वगैरह जो आता होगा सेफ रेंज में आता होगा, मान लो ये हो सकता है रीजन, सस्ता होगा, सर कई फ्यूज सारे होने रीजन का होते कम हैं। चांस होगा सर इसलिए। हाँ मैंने आपका जो रेंज है सेफ रेंज होनी चाहिए ना, पहले आपने फ्यूज ऐसा बना दिया कि वो मेल्ट ही नहीं हो रहा, तो ऐसा फ्यूज भी नहीं चाहिए हमें। ये ऐसा फ्यूज वायर आपने बना दिया कि वो थोड़े से में उसमें मेल्ट हो गया 2 एम्पियर करंट में ही, तो वो यस। भी नहीं चाहिए हमें। तो इसका रेंज जो है यस। प्रैक्टिकल रेंज आता होगा, इसलिए बनाते होंगे। ठीक है, यस सर समझ गया। इसके प्रैक्टिकल रीजन होते हैं कई सारे, कई बार सस्ता होता है कुछ चीज़, कोई चीज़ अवेलेबल होती है इसलिए बना देते हैं, कई सारे रीजन होते हैं। ओके, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्या है सर क्वेश्चन का। हाँ जी, सर ये फ्यूज वायर तो अब यूज भी नहीं होती, तो इसको पढ़ने का फायदा क्या है वैसे? ऐसा नहीं है, यूज फ्यूज तो होता है अभी भी, कंप्यूटर वगैरह में करते तो हैं यूज अभी भी। मैंने वो अलग से फ्यूज लग रहे थे छोटे वाले कई जगह पे। तो सोल्डरिंग वायर में भी यूज होता है। सोल्डरिंग वायर में क्या यूज होता है? फ्यूज। ये अलॉय बोल रहे हो आप? ये a filament bulb for 100 watt is connected to this is when a resistance R is connected in series. When a resistance R is connected in series, it works perfectly. It works perfectly. And the bulb consumes 500 watt. क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आर इज कितने ओम होगा, बताइए। सर वो 230 के बाद लिखा। फिलामेंट बल्ब 500 वॉट 230 वोल्ट मेन सप्लाई, मेन सप्लाई है मेन, जेई मेन्स होता है ना जैसे, तो ऐसी ये मेन सप्लाई है। When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. Value of R is, ठीक है, तो इस बल्ब की जो रेटिंग है वो 500 वॉट है 100 वोल्ट के अक्रॉस। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 100 वोल्ट है जब 500 वॉट तो है। चलो वी स्क्वायर 10,000 बटे 500 करूंगा तो 200, 10,000 बटे 500 46 20 और ओके 13 दूनी 26, 46 तो नहीं है, 46 बोल रहे हो? तो चेक करता हूँ। नहीं 46 नहीं आएगा। ऑप्शन में नहीं है 46। तो 53 ओम अप्रोक्स। सॉरी क्या बोला आपने?
53 ओम। नो, नॉट करेक्ट। तो 20। नो, 20 भी ऑप्शन में भी नहीं है। तो 20 नहीं आ रहा। नो, 20 कैसे आएगा? कैसे आया 20 बताओ? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन से क्या करोगे? वैसे निकाल लो। ऑप्शन से निकाल ही लोगे फिर। बताओ कैसे कर रहे हो? 20 कैसे आ रहा है बताओ? सर 46 नहीं है। नहीं 46 नहीं, 46 नहीं, 46 नहीं है। कैसे आ रहा है 46 बताओ? बताओ बताओ, गलत जो भी है गलत सही बताओ, उससे देखते हैं क्या गलती कर रहे हो। सो मैंने तो ऐसे किया है कि पहले हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, तो आ रेजिस्टेंस जाएगा ऑफ बल्ब, वी स्क्वायर बाय पी। ठीक है। और फिर 20 आ रहा होगा ये। यस सर, और जो आर नेट होगा वो आ जाएगा आर प्लस 20। अच्छा ये सबका 20 आ रहा है, इतना तो सबने निकाल लिया होगा। यस सर, ये तो 20 है। ओके स्वामिल, आगे बताओ फिर क्या किया अब? आर नेट निकाला। यस सर, आर प्लस ठीक है 20। फिर? सर ठीक है। 26 है। हाँ यस यस सर, करेक्ट, मेरा हो जाएगा। 26। यस सर, उसके बाद हमने निकाल लिया, करंट निकाल लिया, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। ठीक है। 20 प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। फिर सर निकाल दिया, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। हम्म, तो आई स्क्वायर किया, और जो आर लिया इस बार वो लिया बल्ब का। इसका बल्ब का, ओके। वहां यस से फिर उसके सर, उसको 500 इक्वल। वाट करके। यस सर। ठीक है, और कोई तरीका? छोटा तरीका कोई? ठीक है, इंटू आर करेंगे तो वहां से आर आ जाएगा हमारा। कोई छोटा तरीका? बाकी लोगों ने क्या किया है? किसी और ने भी आंसर निकाला था भी, कौन बता रहा था मुझे आंसर? सर ऐसे ही करा। ऐसे किया है? ओहो बड़ा तरीका है। अच्छा ठीक है, सही किया, कॉन्सेप्चुअली इज करेक्ट। मजा नहीं आया लेकिन अभी। और कोई तरीका? जो गलत निकाल लो बताओ, गलत वाले कैसे निकाल लें, उससे कोई तरीका निकल जाए। बताओ भाई गलत सर वी वाले। इक्वल्स टू आई आर से निकल जाएगा करेक्ट आंसर। आर वी होगा इक्वल आर टू प्लस आई। 20। ओके। आर नेट है सर। ठीक है। यस सर। सर वी फिर? है 230 वोल्ट। हम्म, तो सर आई हम निकाल लेंगे। आई कैसे निकालोगे? सर वो निकाला नहीं है अभी। सर इससे आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा आप आई कैसे निकालना चाह रहे हो। मैं यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आंसर, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे कितना दिमाग लगा रहे हो आप। आई बताओ, आई कैसे निकालोगे?
यहाँ पे कर सकते हो आई जो है सेफ करंट होगा, जो इसमें बल्ब में बल्ब का करंट निकाल सकते हो, बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, ये कर सकते हो ना, P इक्वल टू वी आई कर सकते हो। यहाँ पे बल्ब की पावर 500 है और वोल्टेज कितनी मिल रही है बल्ब को, 100 वोल्ट 5 एम्पीयर। तो करंट आपका 5 एम्पियर आएगा। इसको 5 पुट करो, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा 230/5, कितना आएगा 230/5 कितना हो गया, 5 चौके 20 और 4 46 में से 20 माइनस करोगे तो 26 आ जाएगा। आपके ऊपर है ना कितना आप वो लगाते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा सही है। और कोई तरीका? नो वन? एक तरीका मेरे को दिमाग में आ रहा है, देखो शायद अच्छा हो। सर वो वी अलग अलग लेके कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वी, इसका वी मान लेंगे हम 130 और ये 100 हो जाएगा ऐसे। यस सर। अब मतलब सर इसमें वी इसका IR1 प्लस IR2, तो इसका R20 हो गया बल्ब का और उसका R होएगा, तो दोनों का I तो सेम होगा, वो 5 होगा, तो उसे इक्वल टू 230 रखते। सर डायरेक्टली 5R इक्वल टू 130 कर लेंगे। 5R इक्वल टू 130 कर लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा बिल्कुल। और वेरी गुड। देखो अब आपको आ रहा है दिमाग में। और क्या सोच सकते हैं? अगर मैं ये भी ना सोचता तो मैं क्या सोचता, मैं ये सोचता इसमें कि मैं सोचता यार कि दोनों में मेरे को रेजिस्टेंस तो पता ही है दोनों का। इसका रेजिस्टेंस तो मुझे पता था कितना था, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम था, है ना, और आई दोनों का सेम था। तो मैं बोल सकता था कि यार जो आई दोनों का सेम है, तो जब वोल्टेज आएगी V इक्वल टू IR होता है, तो इनका जो वोल्टेज का रेशो होगा एक्चुअली वो R का रेशो होगा। तो जो 100/230 का जो रेशो आ रहा है, 130 का सॉरी, वो 20/R का रेशो होगा एक्चुअली। ये बोल सकता हूँ मैं? यस यस सर। तो यहाँ से भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो जरा, 13 दूनी 26, 260/10, तो यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। तो ये भी सोच सकते थे। तो आपके ऊपर आप कितना डेप्थ तक जाते हो। तो कंपटीशन में ये सब रिक्वायरमेंट होती है, निकालने को तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, स्कूल में तो डायरेक्ट। लेकिन और आप डेप्थ में आपने सोचा तो और ऐसे निकल गया। कोई और कुछ सोच रहा है इसके अलावा? चलो अब यहाँ तक समझ में आया जो हमने सोचा अभी तक? सर वो वाला नहीं आया जो उधर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा है, आई कैसे आया? ये वाला? यस सर। इसमें आई कैसे है? देखो मेरे को पता है बल्ब 500 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, सर्किट में लिखा हुआ है ना 500 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। यस सर। और इसकी जो वोल्टेज है वो इतनी इसको मिल रही होगी, 100 वाट पे कर सकता है 500 वाट कंज्यूम, ये तो फिक्स है। यस सर। जब इसे 100 वोल्ट मिलेगा तब ये इतनी पावर कंज्यूम करेगा ये, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा ना एक। तो इसको 100 वोल्ट मिल रहा है यानी यहाँ पे पावर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P इक्वल टू VI यूज कर लिया। तो मैंने पावर लिख दी इसकी 500 वाट है और इसको 100 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है, तो इसका I निकल गया वहां से। I 5 एम्पियर होना चाहिए, यानी जो बल्ब से करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर है। ठीक है? यस सर। सर इनफैक्ट आप, हाँ मैं एक मिनट से कंप्लीट कर लूँ। इनफैक्ट आप इस डाटा से भी बोल सकते थे, जो ये डाटा आपको मिल रहा था यहाँ पे, इस डाटा से भी आप ये बोल सकते थे कि ये बल्ब जो है 5 एम्पियर पे अपनी मैक्सिमम पावर देता है। 500 वाट जो पावर है वो 5 एम्पियर पे देता है। तो इसको जहां भी सर्किट में 5 एम्पियर करंट मिलेगा, अपनी मैक्सिमम ये 500 वाट पे ग्लो करने लगेगा। तो वहां से भी हम बोल सकते थे। तो ऐसा है। हाँ आप बताइए क्या डाउट पूछ रहे थे? सर जो आई निकाला था 5 एम्पीयर आया था। हम बोलो सर उसमें V 100 वोल्ट कैसे जुड़ा था? हाँ, मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, 230 लेंगे नहीं। देखो ये जो बल्ब है, ये इसके रेटिंग क्या दी हुई है, 500 वाट 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि 100 वोल्ट पे लगाओगे तो 500 वाट पावर देगा। आपका वॉइस ब्रेक हो ये रहा है। मतलब हुआ ना इसका? वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर आ रहा है या ब्रेक हो रहा है अभी भी? क्लियर आ रहा है सर। अभी सही सही आ रहा है। बीच में क्रैक हो गया। अच्छा ओके।
तो मैं कह रहा था कि 100 वोल्ट 500 वाट का मतलब क्या है कि अगर आप 100 वोल्ट सप्लाई दोगे उसे तो 500 वाट का वो ग्लो करेगा बल्ब पूरा 500 वाट का, है ना? यस सर। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, रेजिस्टेंस तो फिक्स है। यस चेंज क्या हो सकता है इसका? करंट चेंज हो सकता है और वोल्टेज चेंज हो सकती है बल्ब के थ्रू, अकॉर्डिंगली पावर चेंज हो जाए, है ना? अकॉर्डिंगली पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस Yes, डाटा sir. से ये बोल सकता हूं कि या तो इसे 100 वोल्ट की वोल्टेज मिल जाए तो, या फिर 5 एम्पियर का करंट मिल जाए। मैं यहां से भी डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं ये कि 5 एम्पियर का करंट मिलेगा तब ये 500 वोल्ट जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू VI होता है ना? तो इस बल्ब से या इस रेसिस्टेंस से, एक बल्ब तो रेसिस्टेंस ही है ना मेरे लिए, तो इस रेसिस्टेंस से जब 5 Yes. एम्पियर का करंट फ्लो होगा या 100 वोल्ट की इसे वोल्टेज मिलेगी तब ये 500 वोल्ट ग्रो करेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। क्या बोल रहे हो? यस समझ गया। ये बोल सकता हूँ ना मैं। तो यानी अब इन्होंने बोला कि मैं जब इसको सर्किट पे लगाया है तो ये 500 वाट की पावर मेरे को देने लगा, 500 वाट की, इसका मतलब इसे 100 वोल्ट मिल गया वहां पे, इसलिए 500 वाट देने लग गया, तो मैंने इसे 100 वोल्ट मान लिया। ठीक है, फिर आगे 130 बचा, उसको वहां मान लिया। सही है? यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम तो नहीं हुआ? सर बोलो। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस R नहीं लगाते तो बल्ब फ्यूज हो जाता ना? हाँ, बल्ब फ्यूज कर जाता, क्योंकि फिर से करंट जो है ये करंट 5 एम्पियर से ज्यादा मिलता। कितना एम्पियर करंट मिलता बताओ? सर 11.2। हाँ, अगर आप 100 वोल्ट की वोल्टेज लगा रहे हो, 100 वोल्ट की, तो उसे 5 एम्पियर मिल रहा है। ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा मिलेगा। V इक्वल टू IR से यूज कर सकते हो। तो आपका R तो फिक्स है, तो V प्रोपोर्शनल टू I के हो गया। इस केस में R तो फिक्स है बल्ब का। तो अगर आपने वोल्टेज लगाई 100, करंट आया 5, आपने लगाई 200 तो करंट आएगा 10, और 220 लगाओगे तो 230 लगाओगे सॉरी, तो उसके रेशो में आ जाएगा, है ना? कितना आ रहा है? 11.5। हाँ, मेरे ख्याल से 11.5। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो 11.5 एम्पियर करंट आएगा तो फ्यूज कर जाएगा ये, क्योंकि 5 एम्पियर के लिए बना हुआ है बल्ब तो मैक्सिमम। ठीक है जी। यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? क्लियर हुए? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? यस सर। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये और कंसेप्ट क्लियर करेगा आपके। 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट। तब तक मुझे आप ये बताओ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये बताओ कि जो आपका करंट आता है पावर हाउस से और आपके शहर तक, दिल्ली तक आता है, मान लो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पे आता है, तो वो हाई वोल्टेज पे आता है या लो वोल्टेज पे आता है? जो वायर्स आती हैं बाहर से, देखिए हमने वायर होती है मोटी मोटी, जो वायर आती हैं, तो वो हाई वोल्टेज की होती हैं, लो वोल्टेज की होती हैं? जल्दी बताओ, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? सर हाई। टच करके देख रहे हो क्या? टच करके देख रहे हो? हाई वोल्टेज की होती है। कितने 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 वोल्टेज की लिखी होती है? 44,000 वोल्ट। ऐसे लिखा था 66,000 44,000 ऐसे करके होती है यस ना? सर। ओके, तो हाई वोल्टेज पे होती है तो करंट उससे लो आएगा या हाई आएगा? हाई आएगा। हाई। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जो आपका टरबाइन है जहाँ पे पानी गिर रहा है हिमाचल प्रदेश में और घूम रहा है, वो वहां पे जो नदी की पावर है वो फिक्स है। नदी की पावर हो गया जिससे गिर रहा होगा वो, यस तो सर। पावर आपकी फिक्स है, पावर आपकी VI होती है। तो अगर आप हाई वोल्टेज पे करंट भेजोगे दिल्ली, तो करंट उसका हाई होगा या लो होगा? लो होगा। लो। करंट लो होगा। तो जो करंट आप भेजते हो हाई वोल्टेज लो करंट पे भेजते हो। अभी इसको और डिटेल में देखेंगे ऐसा क्यों सर होता है। लो क्यों है करंट? भाई आपके यहाँ पे पावर फिक्स है, जो आप पावर यहाँ पे बना रहे हो ना, जो कहाँ पर, जहाँ पे टरबाइन चल रहा है, तो वहां पे आपकी जो पावर है वो फिक्स है। तो पावर फिक्स का मतलब अगर आप ज्यादा वोल्टेज दोगे तो करंट कम हो जाएगा। यस सर। यस सर। सर ना, ये अभी आप बोल ओम्स सकते हो कि सर सर ये आपका ओम्स लॉ को जैसे फॉलो नहीं करेगा।
आप कहोगे मैंने ये क्यों नहीं लगाया, ओम्स लॉ क्यों नहीं लगाया, है ना, तो ये भी फॉलो करेगा, लेकिन कैसे करेगा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, अभी देखेंगे उसको भी। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अभी तो इसको मान लेते हैं कि ये सही है, ठीक है, मैं ओम्स लॉ पे ही बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो एक बात तो यही, दूसरी बात कि हाई वोल्टेज पे क्यों भेजते हैं, आप हाई करंट पे भेजते तो लो वोल्टेज पे आती, तो इसका फायदा क्या होता है, कोई पता है किसी को क्या फायदा होता है हाई वोल्टेज पे भेजने का, ऐसा क्यों करते हैं, काफी डेंजरस होती है हाई वोल्टेज तो, लेकिन तब भी भेजते हैं। सीधे जो करंट है वो लो हो जाता है और जो हीट प्रोड्यूस होती है बीच में वो कम हो जाती है। यानी कि हीट लॉस कम होता है हमारा। Yes, sir. तो हीट लॉस कम करने के लिए हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हाई वोल्टेज होती है। अब इस क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे सारी चीजें कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ओम्स लॉ वगैरह क्यों नहीं लग रहा, या लग रहा है तो कैसे लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को करो पहले फिर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये मैंने लिख दिया आपको, एक 150 किलोमीटर अपार्ट इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू द कॉपर वायर, द फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट एंड द एवरेज रेसिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 एम्पियर, सॉरी इज 0.5 ओम। The power loss in the wire is, the power loss in the wire is, पहले ये निकाल लो फिर मैं और डिस्कस करता हूँ इसे। वॉट में होगा, 1 किलो वॉट में भी दिया हुआ है, आई डोंट नो कौन सा आंसर आएगा, किलो वॉट में भी ऑप्शन है और वॉट में भी ऑप्शन है। क्या आंसर आया, अभी तक नहीं आया किसी को? Sir, 19.2 kilowatt. 19.2 किलोवाट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। यस सर, यही तो यही आ रहा है। हो गया, ओके, आगे सबको किसी का अटकाया भी आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा टोटल, 150 किलोमीटर की लाइन है तो 75 ओम तो रेजिस्टेंस आ गया, और वोल्टेज आपको दी हुई है पर किलोमीटर 8 वोल्ट है, तो 8 इंटू 150 1200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। 1200 तो बी स्क्वायर बाय आर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 1200 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, 75 ऐसा कुछ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये किलोवाट में करोगे तो ये हट जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर लो, ऐसे किया है सबने? यस सर, वो 75 से सर 16 से कट जाएगा, 1200 16 टाइम्स। अच्छा कट रहा है, हाँ देख लो जो भी कट रहा है, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, देख लो जैसे भी कटेगा। सर ये आपकी वाली तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक बन गई, वहीं पे कट जाता पहले ही। अच्छा पहले कटेगा,
सर चलो कोई 1200 बात इंटू नहीं, 1200 लिख देते ना। हाँ तो कट जाता, कोई नहीं, यहाँ से भी कट जाएगा। 5 नहीं में 45, 5 6 30, 5 पंजे 25, अब आ गया 19, पंजे 95 और 0.2, 19.2 किलोवाट। सर ये कैसे लेंगे? आर तो आर आ गया आपका, यस सर। आर आपका 150 इंटू 0.5 तो आर आ जाएगा, और वी आपका ओके सर ओके। कह रहा है ना कि 150 इंटू 8 वोल्ट का हो रहा है ड्रॉप आपका हर उसमें। ये सब मैंने वैसे करा था, मतलब पहले ड्रॉप निकाला 1 किलोमीटर का, उसे 150 सेंटी करा ओके, पर अभी निकाल लो अभी सबका। अभी आ गया आंसर, अभी समझ में आया? ये सर। यस सर। ओके, अब देखो मैं आपको जो बता रहा था वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्लास को भी एंड कर लेते हैं। कि मैं ये कह रहा था आपको, ये पावर हाउस से जो पावर आती है, तो देखो उसका होता क्या है, ये बीच में लाइन होती है, यहाँ पे आपका लोड होता है, लोड मतलब पूरा शहर होगा यहाँ पे, इसमें पंखे बिजली मोटर सब कुछ होगी, और ये लाइनें हैं जहाँ से पावर आपकी आ रही है और जा रही है। यहाँ पे कहीं टरबाइन लगा हुआ है जो घूम रहा है आपका और पावर दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पावर आ रही है, V आपने मान लो V बोला, V कौन सी वोल्टेज है? ये वाली वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V होगी, और ये करंट I होगा। अब आप कह रहे हो कि मैं पावर लॉस के लिए मैंने आई स्क्वायर फॉर्मूला R क्यों लगाया, V स्क्वायर बाय R क्यों नहीं लगाया, है ना? इसलिए नहीं लगाया कि ये जो V है, ये V इसके अक्रॉस है। अब ये V किसके बराबर होगा? इस V1 के प्लस V2 के, है ना? वैसे यहाँ पे कुछ पावर लॉस होगा जब वापस आएगा करंट घूम के, तो मैं इसको V1 टोटल को, ये भी लॉस ही एक तरह का वायर का लॉस ही है ना ये भी, तो मैं इसको अलग से नहीं ले रहा, मैं इसको सारा मान लेता हूँ, सारा मिला के V1 है, ठीक है। तो एक्चुअली जो V है वो V1 प्लस V2 है, ठीक। अब आप फॉर्मूला अगर लगाओगे कि पावर लॉस इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो वो तो आपने टोटल पावर लॉस सर निकाल ली। वो नीचे की तरफ कितना है V? ये वाला V, ये तो यार वायर ही है ना, ये वाली वायर है ना, ये तो ये आने वाली वायर है, जाने वाली वायर है, मैंने दोनों को एक साथ ही मान लिया, V1 मान लिया दोनों को। ओके सर। और रेजिस्टेंस भी मैंने R मान लिया, हो सकता है ये R हो ये भी R हो, तो 2R मानना पड़ेगा, तो मैंने R मान लिया फाइनली कि R रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखो मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि पावर जो है, अगर आप V स्क्वायर बाय R लिखोगे, तो जो V स्क्वायर बाय R पावर आएगी, तो टोटल पावर आएगी जो आपकी शहर में यूज हो रही है प्लस जो सप्लाई में लॉस हो रही है। लेकिन हमें कौन सी पावर निकालनी है? सप्लाई के लॉस वाली। तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है? V1 स्क्वायर बाय R निकालना है, ये निकालना है हमें, तो एक्चुअली ये निकालना है, पावर लॉस तो ये है। यस सर। ठीक है, क्योंकि आप देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं कह रहा हूँ भाई, एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि पावर लॉस इज I स्क्वायर R, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ पावर लॉस इज V स्क्वायर बाय R। अब एक तरफ तो ये लग रहा है कि मैं अगर R बढ़ाऊंगा, इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रखूंगा, तो पावर लॉस ज्यादा होगा जो ट्रांसमिशन वायर है, और एक तरफ लग रहा है कि अगर ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस कम करूंगा तो पावर लॉस कम होगा। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो यहाँ से आप देखो कि आपकी पावर लॉस ये आ रही है, ठीक है। अब या तो आप ये निकालो, V1 निकालो, फिर फॉर्मूला यूज करो। तो मैं अगर मान लो V1 सर वो वाला क्यों नहीं लग सकता? कौन सा वाला? I स्क्वायर R। I स्क्वायर R भी लगा सकता हूँ मैं। I स्क्वायर अगर लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, मैं लगाता हूँ, देखो दोनों लगा के देखता हूँ आपको। पावर लॉस हमारा ये आया, V स्क्वायर I स्क्वायर R ही लगेगा वैसे बेसिकली। जब आप V1 निकालोगे तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? V1 की जो वैल्यू आएगी वो अगर मैं निकालूंगा कितनी आएगी? देखो पहले I निकालता हूँ, I कितना आएगा यहाँ पे? I को मैं लिख सकता हूँ V बाय R1, मान लो ये R लोड है, R प्लस R लिख सकता हूँ, R प्लस R लोड, ये मेरा I है। और V1 मेरा जो होगा वो I इंटू R होगा, यानी कि VR बाय R प्लस R लोड, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे निकालूंगा, कोशिश करूंगा निकालने की, क्या बनेगा फॉर्मूला? V स्क्वायर इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस RL का स्क्वायर, ये बनेगा डिवाइडेड बाय R, एक R से एक R कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला ये बनेगा पावर लॉस का, V स्क्वायर R बाय R प्लस RL का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मेरे को पावर लॉस निकालना है V स्क्वायर बाय R फॉर्मूले से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे।
ठीक है, या मैं आई स्क्वायर आर से निकालूंगा तब भी ये फॉर्मूला बनेगा मेरा। अगर मैं आई स्क्वायर आर से निकालता हूं मान लो, तो तब भी मेरा फॉर्मूला ऐसे कुछ बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये आर में आर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों जगह आर आ रहा है, तो क्या होगा, आर बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, पावर लॉस घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा? सर आर लोड से फर्क पड़ेगा। बढ़ जाएगा। आर लोड तो मान लो जो भी है वो है ही, मेरे को तो वायर का रेजिस्टेंस देखना है कि अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो मेरा पावर लॉस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ेगा सर। सर बढ़ेगा फिर। सर घट रहा है। हो जाएगा ना सर। अगर वी फिक्स है मेरा, मान लो वी फिक्स है सपोज, तो आर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आर ऊपर भी है नीचे भी, दोनों जगह आ रहे हैं, ध्यान रखना। यस सर, तो डिक्रीज सर हो घट जाएगा। जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों? डिक्रीज सर, आर नीचे जाएगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ से। हाँ हाँ, हम जो लास्ट में पता चलेगा उससे पता चलेगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आप लोग, कुछ और भी बोल रहे थे कोई? सर नीचे वो आर का स्क्वायर आ जाएगा तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा आर के मुकाबले। यस सर। नीचे आर का स्क्वायर ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो पावर लॉस हमारा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक अब आप पे दो वो हैं ऑप्शन। आप पे एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको वोल्टेज को हाई रखूं, अगर मैं वोल्टेज को हाई रखूंगा ठीक है, तो करंट मेरा लो हो जाएगा क्योंकि मेरी पावर यहाँ पे फिक्स है, ये पावर मेरी फिक्स है जो वी आई बन रही है। तो अगर मैं वोल्टेज को हाई रखूंगा तो ये होगा, है ना, करंट कम होगा, या फिर मैं उल्टा करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, करंट को हाई करूंगा तो वोल्टेज कम, या फिर करंट को लो करूंगा तो वोल्टेज हाई। तो मैंने क्या ऑप्शन चूज किया, वोल्टेज हाई रखी मैंने, करंट कम रखा, मैंने ये ऑप्शन चूज किया। ठीक है, अब मैं मान लो यहाँ पे पावर लॉस निकालना चाह रहा था इस वाले, इस पे ये आर फिक्स है, मान लो मेरी वायर जो है उनका तो फिक्स होगा रेजिस्टेंस, है ना, इनका रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा। तो यहाँ पे जो पावर लॉस मेरा आएगा मैं किस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं फॉर्मूला ये वाला लगाऊंगा V1 स्क्वायर जो इसके अक्रॉस पावर होगी बाय आर, या तो इससे निकालूंगा पावर लॉस, या फिर मैं निकालूंगा आई स्क्वायर आर से, है ना, इन दोनों से निकाल सकता हूँ मैं, यस सर। इन दोनों से निकाल सकता हूँ। तो इस वाले से तो मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर मेरा करंट ज्यादा होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगी। तो करंट ज्यादा कब हो सकता है, अगर मेरी वोल्टेज कम हो, लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट कम होगा और पावर लॉस भी कम होगी। तो यहां से तो पता चल रहा है मुझे कि मेरे को हाई वोल्टेज रखने में फायदा है, मेरा पावर लॉस कम होगा। ठीक है, यहां से तो क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, यहां से क्लियर हो रहा है क्या इस वाले से? अगर मैं वोल्टेज हाई रखता हूं तो क्या ये चीज कम आएगी, वी वन स्क्वायर बाय आर, क्या प्रूव कर सकते हो ये चीज कम आएगी अगर मैं वोल्टेज हाई रखता हूं तो? आर इज फिक्स, आर तो फिक्स है आपका, आर तो वेरिएबल नहीं है, आर तो कांस्टेंट है मान लो। तो आपको प्रूव करना है कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो V1 घटेगा। सर यस जो बोलो। करंट होगा वो बढ़ जाएगा, और हम्म नहीं करंट हो जाएगा वो घट जाएगा, आई घट जाएगा, तो हम्म V1 इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, तो V1 भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना, तो यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। तो यानी कि मेरे को फायदा किस में है, वोल्टेज बढ़ाने में या फिर करंट घटाने में? तो मैं बोल सकता हूँ कि फायदा मेरे को इसमें हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे ओम्स लॉ भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ लग नहीं रहा है, यहाँ पे ओम्स लॉ लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, तो वो पावर क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे। वहां पे हो सकता है आपका रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट हो, जैसे आप वी बढ़ा रहे हो और आपका आई घट रहा है, मान लो पावर घट रहा है, तो हो सकता है पर आपका कुछ जो है आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा हो या कुछ और कुछ चेंज हो रहा हो। वोल्टेज कैसे हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, कैसे घटाते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा पहले कि वोल्टेज घटाते कैसे हैं या बढ़ाते कैसे हैं। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर वगैरह यूज होते हैं एक्चुअली। तो वो आप जब ट्रांसफार्मर पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में वी बढ़ने पे आई घटता है, वहां पे ओम्स लॉ का लेना देना नहीं होता, वहां पे जो है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेना देना होता है। तो आप पढ़ोगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओम्स लॉ भी वैलिड है, ऐसा नहीं है ओम्स लॉ वैलिड नहीं है वहां पे,
Ohm's law is also valid. ठीक है? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे, तो मैं आपको बता दिया क्योंकि कंफ्यूजन होता है यहाँ पे स्टूडेंट को कि कौन सा पावर लें, क्या लें, घट क्यों रहा है, बढ़ क्यों रहा है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपको अब जो है ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो गया होगा आपकी सीरीज पैरेलल में बल्ब अगर आपको लगाएंगे तो कैसे कैसे आप उसकी पावर वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है? यस सर। ओके, Yes, तो sir. अब जो है आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि आपके बाकी बैटरी अगर आप सीरीज पैरेलल में लगाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, बैटरी के लगाने से क्या फर्क पड़ता है सीरीज पैरेलल में। उसके अलावा किरचॉफ लॉ कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो वहां से फिर आपको और सर्किट को एनालिसिस करना समझ में आएगा। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उससे। ठीक है? यस सर। ओके सर। टेस्ट, सॉरी मैं टेस्ट का एक बार पहले बताता हूँ। टेस्ट का सिलेबस आपका टेस्ट में जो है आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके हो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी टॉपिक है यहाँ तक प्लस फ्रिक्शन बोला था आपने। हाँ, प्लस फ्रिक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है यहाँ तक वो सब वो आएगा। ठीक है? और सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी तो पिछले टेस्ट में किया आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कर ही चुके थे ना। यस सर वो भी दे दीजिए थोड़े क्वेश्चन उसके भी, तो ठीक रहेगा। चलो मैं ठीक है डाल दूंगा, तैयारी तो करना, लेकिन तैयारी करोगे तो फायदा है। चलो मैं डाल दूंगा, फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी डाल दूंगा। ठीक है? यस सर। तो 12th क्लास अप टू हियर एंड प्लस 11th क्लास का फ्रिक्शन। चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फिर। यस सर, ये ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।